हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 4 बजे कवर कर रहे हैं जेपीएससी जेट और यूजीसी नेट के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, क्योंकि दोनों का ही टाइमिंग सेम है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं होने वाले बीपीएससी टीआरई 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। बात की जाए, इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को टाइमिंग बताया कि मॉर्निंग के 8 AM में हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं, तो झारखंड माध्यमिक आचार्य की, और 4 PM में तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट और जेपीएससी जेट की तैयारी कर रहे हैं। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की, बीपीएससी टीआरई 4.0 की। और पेड ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए रात के 9 बजे टेलीग्राम पर टेस्ट होता है। ये अभी का शेड्यूल है जो कि इस चैनल के साथ और इस टेलीग्राम के साथ और पेड क्लास के जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनका मैं यहाँ पे बताएं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक और पूछना चाहती हूँ क्वेश्चन, कि मैं सोच रही हूँ कि आप लोग को साथ जो भी यूट्यूब में स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज है। जैसे बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो इसमें आपको एनसीईआरटी क्लास 11 क्लास 12 का पढ़ना है, तो चैप्टर वाइज एमसीक्यू। तो इस टाइप का डेली एक टॉपिक लेकर उसका जो लाइव क्वेश्चन का डिस्कशन, क्वेश्चन का टेस्ट किया जाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हाँ लाइव क्लास लिया जाए, जिसमें आधे घंटे की क्लास, आधे घंटे 40 मिनट का क्लास रहेगा, जिसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो अगर आप लोग लाइव क्लास चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके उसका टाइमिंग ज़रूर बताइएगा। हाँ, और इन क्लासेस को ध्यान में रखते हुए उस हिसाब से टाइमिंग बताइएगा, ताकि ये सब क्लासेस में भी जैसे कोई दिक्कत ना हो। और बात रही पेड ग्रुप से ज्वाइन होने के लिए, तो वैसे स्टूडेंट जो यूजीसी नेट दिसंबर में जो होने वाला है और जेपीएससी जेट सोशियोलॉजी से अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनको सिंपली क्या करना होगा कि इस नंबर पे वे कांटेक्ट करके 7870421839 इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके पेड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके अंतर्गत जिन थिंकर के संदर्भ में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है R.K. मर्टन की थ्योरी को। किनकी थ्योरी को देखेंगे? R.K. मर्टन की थ्योरी को हम लोग देखेंगे। R.K. मर्टन, जिनका कि पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट किंग मर्टन। क्या नाम है? रॉबर्ट किंग मर्टन। इनकी थ्योरीज को देखेंगे। तो जैसा मैं हर एक क्लास में करती हूँ कि किन्हीं के भी थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उनकी बायोग्राफी को देखेंगे, उनसे रिलेटेड उन्होंने कौन कौन से थ्योरी को लिखा है, कौन कौन से बुक्स को लिखा है, पूरा हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात की जाए रॉबर्ट किंग मर्टन की, तो इनका जन्म 7 जुलाई, इनका जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1910 को हुआ था। कब हुआ था? 1910 को यूएसए में हुए था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 23 फरवरी 2003 को इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? तो रॉबर्ट किंग मर्टन की। ठीक है, ये टालकट पार्सन्स के शिष्य थे। किसके? तो टालकट पार्सन्स के शिष्य थे, और टालकट पार्सन्स की थ्योरी को इन्होंने आलोचना भी की थी। ये आधुनिक समाज के संस्थापक पिता के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, ये सोरोकिन के भी शिष्य रह चुके हैं। उसके बाद इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्लीट की थी, और अपराध विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। किसमें? तो अपराध विज्ञान के क्षेत्र में, अपराध विज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने अपना योगदान भी दिया था। और फिर एक और है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन।
अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन, इसके ये 47th नंबर के अध्यक्ष भी रह चुके थे। कितनी? तो 47th नंबर के अध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था। और इनका जो कार्य क्षेत्र, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो इन्होंने अपना अध्ययन किया था, और इनका कार्य क्षेत्र क्या था जहाँ पे उन्होंने अध्यापन कार्य किया था, वो तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी। कहाँ पे उन्होंने किया था? तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इन्होंने अपना अध्यापन का जो कार्य है वो किया था। ठीक है, बात की जाए इनकी, तो इन्होंने 1994 में विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, और समाजशास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने अपना जो योगदान दिया है उसको राष्ट्रीय विज्ञान पदक के रूप में भी इनको सम्मानित किया गया है। किसमें? तो राष्ट्रीय विज्ञान पदक के रूप में सम्मानित किया गया है। अब हम लोग इनके इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ देख लेते हैं। इनके इम्पॉर्टेंट बुक से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। तो इन्होंने जो इम्पॉर्टेंट बुक्स की रचना की है, जिसमें उन्होंने अपने थ्योरीज को दिया है, उसमें सबसे पहला नाम आता है साइंस। विज्ञान के क्षेत्र में मैंने आपको पहले ही बताया, विज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, इसके लिए उनको राष्ट्रीय विज्ञान पदक भी दिया गया है। तो इनके देखिएगा कि इनके बुक में साइंस, नॉलेज, इस टाइप का चीज़ जो है वो बहुत देखने को आपको मिलेगा। तो इनकी बुक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी इन 17th सेंचुरी। इस बुक की रचना उन्होंने कब की थी? तो 1938 में इस पुस्तक की रचना की थी। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। इस पुस्तक की रचना भी इन्होंने कब की थी? तो 1938 में की थी। नेक्स्ट इनकी बुक है द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। साइंस ब्रैकेट में है, द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी 1912 में, और गुडविच महोदय के साथ। किसके साथ? तो गुडविच महोदय के साथ इस पुस्तक की इन्होंने रचना की थी। नेक्स्ट है ऑन थियोरेटिकल सोशियोलॉजी। ऑन थियोरिटिकल सोशियोलॉजी। इस पुस्तक की रचना इन्होंने 1990 में की थी। नेक्स्ट इनकी बुक है सोशियोलॉजी एम्बियलेंस। सोशियोलॉजी एम्बियलेंस 1976 में। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी टुडे। सोशियोलॉजी टुडे। फिर डिस्कशन ऑन पार्सन्स, कार्ल मैनहीम सोशियोलॉजी, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी। ये सभी इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिनकी इन्होंने रचना की थी। अब इनके इम्पॉर्टेंट वर्ड्स बोले या इनके थ्योरीज, उसका जब हम लोग जाते हैं और एक एक करके इनकी इम्पॉर्टेंट थ्योरीज को भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। इम्पोर्टेंट वर्क्स या इम्पोर्टेंट थ्योरीज की तरफ इनकी बात की जाए तो इनके कुछ महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, एक एक करके हम लोग इनके सिद्धांतों को देखते हुए चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, इन्होंने किसके बात की है? रॉबर्ट किंग मर्टन ने संदर्भ समूह। किसकी? तो संदर्भ समूह की बात की है। किसकी? संदर्भ समूह।
अब संदर्भ समूह के अंतर्गत में भी उन्होंने 2 प्रकार के इसके समूह के बारे में बात की है। कौन कौन सा है? तो सदस्यता समूह और दूसरा है गैर सदस्यता समूह, सदस्यता समूह और गैर सदस्यता समूह। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने भूमिका आदर्श की अवधारणा दी है। किसकी? भूमिका आदर्श, जिसको कि बोला जाता है रोल मॉडल। आपको पूछेगा रोल मॉडल का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? तो आर.के. मर्टन ने। ठीक है, किसने? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया है। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है वो है अनुभूति मूलक प्रकारवाद। अनुभूति मूल्य प्रकार्यवाद। अनुभूति मूल्य प्रकार्यवाद और जो प्रकार्यात्मक विकल्प की अवधारणा थी, जिसको कि मेलिनोवस्की ने दिया था, जो कि सार्वभौमिक प्रकार्यवाद था, उसी से रिलेटेड इनका क्या था? अनुभूति मूल्य प्रकार्यवाद। फिर इनकी नेक्स्ट थ्योरी है वो है आदर्श शून्यता। आदर्श शून्यता का सिद्धांत किसने दिया था? तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने दिया था। आदर्श शून्यता, आदर्श शून्यता का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? तो रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा दिया गया है। इसमें वे क्या बोलते हैं कि जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी के अंतर्गत वे किसको महत्वपूर्ण मानते हैं? तो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं और वो बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है वो एक लक्ष्य पाना चाहता है। क्या पाना चाहता है? लक्ष्य पाना चाहता है। और ये जो लक्ष्य उसकी प्राप्ति है वो कहाँ पे होती है? तो सोसाइटी में रहकर होती है। कहाँ पे रहकर होती है? तो सोसाइटी में रहकर होती है। इसके लिए उन्होंने आदर्श शून्यता के अंतर्गत कुछ इसके रूप बताए हैं। जैसा कि पहला उन्होंने बताया है अनुरूपता। क्या बताया है? अनुरूपता। अनुरूपता, ठीक है, इसमें बोलता है कि जैसा लक्ष्य हो गया, क्या होगा? जैसा हमारा लक्ष्य होगा तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? साधन का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए आपका लक्ष्य है कि आपको जेट नेट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए आप जो साधन चाहिए, बुक चाहिए, क्लास चाहिए, ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का आप साधन कर लीजिएगा। साधन को प्राप्त करने के बाद आपका जो साध्य है, यानी कि आपका जो लक्ष्य गोल की प्राप्ति है, आप उसको प्राप्त करते हैं। फिर बी नंबर वे बताते हैं आवाचार। आवाचार, आवाचार के अंतर्गत क्या होता है कि हमारा जो लक्ष्य होता है, किसी का सबका लक्ष्य अपना, सब अपना लक्ष्य को लेकर चल रहा है, ठीक है, इसके लिए वो कहाँ पे है? तो सोसाइटी में है, ठीक है, लेकिन उसके पास पर्याप्त जो साधन है वो मौजूद नहीं है, तो वो कैसे अपना लक्ष्य को प्राप्त करेगा? पर्याप्त अगर साधन नहीं रहेगा तो फिर लक्ष्य को प्राप्त कैसे करेगा? ठीक है। फिर नेक्स्ट वे बात करते हैं विधियां। किसकी बात करते हैं? तो विधियां। विधियां के अंतर्गत साधन है, ठीक है, बुक उक सब है, लेकिन कोई मान लीजिए जैसे किसी को पूरा बुक उक मिल गया है, सब कुछ मिल गया है क्लास में, लेकिन उसका अपना कोई अपना लक्ष्य ही नहीं है, उस हिसाब से वो अपना तैयारी ही नहीं कर रहा है, ठीक है, सिर्फ लेके ही रख लिया है कि लेके रखने से हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वे बात करते हैं वापसी। किसका बात करते हैं? वापसी। तो इसमें बोला जा रहा है कि साधन तो है, ठीक है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं है, साध्य ही नहीं है, हमारा कोई मेन गेम ही नहीं है, साध्य ही नहीं है, ठीक है, जो कि वापसी के अंतर्गत आएगा। फिर ई नंबर वे बात करते हैं विद्रोह का। ये सब कहाँ आ रहा है? सोसाइटी के अंतर्गत घटित हो रहा है। विद्रोह में बोल रहा है कि साधन भी है, साध्य भी है, लेकिन कोई लक्ष्य ही नहीं है, बिना लक्ष्य के आदमी है इस सोसाइटी के
अंतर्गत। ये था इनका आदर्श शून्यता का सिद्धांत। तो रॉबर्ट किंग मर्टन ने कौन कौन सा थ्योरी दिया है? संदर्भ समूह की बात करते हैं, भूमिका आदर्श की बात करते हैं, अनुभूति मूल्य प्रकारवाद की बात करते हैं, आदर्श शून्यता का बात करते हैं। और ये सभी क्या है? एक प्रकार का आपका कीवर्ड है, ठीक है। अगर इस सबको याद रखिएगा तो तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि वो कौन बात किए थे? तो ये R.K. मर्टन बात किए थे, मर्टन जी बात किए थे, ठीक है। अब इनकी नेक्स्ट थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, 5th नंबर थ्योरी। नंबर इनकी जो थ्योरी बोली जा रही है वो है स्वतः साधक भविष्योक्ति। अगर मान लीजिए ये शब्द आता है कि स्वतः साधक भविष्योक्ति की अवधारणा किसने दी है, तो स्वतः साधक भविष्योक्ति की जो अवधारणा है ये किनके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट किंग मर्टन के द्वारा। और ये क्या मतलब स्वतः साधक मतलब स्वयं बोल के तो कोई चीज़ अगर होता है उस सोसाइटी में वैसी घटना, तो उसके बारे में। जैसे आप देखिएगा कि आपके परिवार में जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या फिर जो है आपको अगर बोलते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है, तो पढ़ाई नहीं करोगे, या फिर आप भी अपने से छोटे को बोलते हैं पढ़ाई करो, पढ़ाई नहीं करोगे अच्छे से तो फिर रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो बाय चांस या फिर पढ़ाई करो अच्छा से तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। तो बाय चांस अगर आप लोग का किसी का रिजल्ट नहीं होता है या फिर रिजल्ट होता है, तो फिर जो व्यक्ति आपको बार बार ये चीज़ को बोल रहा है, अरे मैंने तुमको बोला था ना कि अच्छे से पढ़ाई करो तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा होगा, देखा मैंने पहले ही बता दिया था कि तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये हो गया स्वतः साधक भविष्योक्ति। फिर उसी प्रकार से अगर किसी का मैंने बोला था कि अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छा से पढ़ाई करो, तो तुमने पढ़ाई ही नहीं किया जिसके कारण तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया, हम तो पहले ही बता दिए थे तुमको। तो मतलब ये क्या हो गया? ये जो कथन है, इस टाइप का जो कथन है, इसको ही बोला जाता है स्वतः साधक भविष्योक्ति, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है प्रकार्य। नेक्स्ट उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो प्रकार्य का सिद्धांत दिया है। ये प्रकार्य के सिद्धांत के अंतर्गत फिर उन्होंने अनुभूति मूल्यत प्रकार्य की भी बात करते हैं, अकार्य, दुष्प्रकार, इन सभी चीज़ों की भी बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ प्रकार्य के कुछ रूप के बारे में भी रॉबर्ट किंग मर्टन जी के द्वारा बताई गई है, जिसमें पहला अगर बात की जाए तो उन्होंने प्रकार्य के अंतर्गत जो बताया है वो है प्रकट प्रकार्य। किसकी बात करते हैं? तो प्रकट प्रकार्य की बात करते हैं। ये प्रकट प्रकार्य क्या है? तो देखिए इसमें बोला जाता है कि कोई चाहता है किसी चीज़ को और उसको होना भी चाहिए, वो चीज़ होना भी चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा? प्रकट प्रकार्य कहलाएगा, ठीक है। और जैसे फिर प्रच्छन्न प्रकार्य नेक्स्ट जो है वो है प्रच्छन्न प्रकार्य। तो प्रच्छन्न प्रकार्य के अंतर्गत जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी कुछ चीज़ों को करती है जिसका कि सोसाइटी के ऊपर प्रभाव पड़ता है, कुछ वैसा आयोजन, कोई पर्व को त्योहार, जैसे मान लीजिए दशहरा में जो रामलीला होता है, ठीक है, तो रामलीला करने का अपना एक प्रभाव है। फिर जो रावण को वध किया जाता है, यानी कि जो असत्य काम है, दुष्टों पर विजय पर प्राप्त करना, तो ये सभी चीज़ें जो है सोसाइटी के अंतर्गत होती है, जिसको कि प्रच्छन्न मतलब छुपा हुआ प्रकार्य होना चाहिए। सोसाइटी के अंदर लोगों को ये जानना चाहिए कि अगर हम गलत काम करेंगे तो हमारा भी अंत जो होगा वैसा ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट वे बताते हैं अकार्य। समाज के अंतर्गत कुछ ऐसे काम होते हैं जिसका कि कोई प्रभाव सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जिसको कि बोला जाता है अकार्य। नेक्स्ट है दुष्प्रकार्य। क्या है? दुष्प्रकार्य के अंतर्गत ये एक प्रकार की क्या है? सामाजिक व्यवस्था होती है, ठीक है। दुष्प्रकार्य
समाज नहीं चाहता, किसी को तो समाज बोलता नहीं है कि तुम गलत काम करो, चोरी डकैती करने के लिए किसी को, ठीक है, लेकिन फिर भी ये समाज के अंतर्गत हमें देखने को मिलती है, ये भी एक समाज की व्यवस्था है। सोसाइटी के अंतर्गत भी हम लोगों को ये सभी अपराध देखने को मिल रहा है, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, दुष्प्रकार्य के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब इनकी नेक्स्ट थ्योरी है, वो है आपका डेवियंस एनोमी, यानी सामाजिक विचलन का सिद्धांत। सामाजिक विचलन का सिद्धांत। सामाजिक विचलन का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है, तो रॉबर्ट किंग मॉर्टन जी के द्वारा दिया गया है। देखिए, इन्होंने जो सामाजिक विचलन का अपना सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, तो ये जो विचलन शब्द है, ठीक है, एनोमी, विचलन, ये जो शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। विचलन देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर विचलन आता है, एनोमी आता है, तो ये सर्वप्रथम तो इमानुएल दुर्खैम जी के द्वारा दिया गया था, और इन्होंने, रॉबर्ट किंग मॉर्टन ने सामाजिक विचलन, ठीक है, सामाजिक विचलन की अवधारणा दी है। विचलन, एनोमी, विसंगति, विसामान्यता, प्रतिमानहीनता, सब एक ही शब्द है, ठीक है, सबका अर्थ लेकिन एक ही है। तो बोला जाता है ये आखिर ये विचलन है क्या, तो बोल रहा है कि प्रत्येक समाज में कोई ऐसा व्यक्ति या समूह विद्यमान होता है जो कि समाज के नियमों का अनुपालन नहीं करता है, समाज के जो अपने आदर्श होते हैं, परिवार के अपने आदर्श होते हैं, इसका पालन वो नहीं करता है, मतलब कोई अपराध करता है, कोई गलत काम करता है, तो उसी को ही बोला जाता है विचलन। अब किसके अंतर्गत पढ़ रहा है, तो हम लोग तो सोसाइटी को, हम लोग समाज को लेके पढ़ रहे हैं, हम लोग समाज शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ें आपका सामाजिक विचलन के अंतर्गत आता है। और इसको रॉबर्ट किंग मॉर्टन जी ने विस्तृत इसके बारे में बात की थी, ठीक है। और इनकी जो बुक इम्पॉर्टेंट है, वो जो कि इन्होंने सामाजिक विचलन से रिलेटेड बुक लिखी है, वो है आपका सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी। सोशल स्ट्रक्चर एंड एनोमी 1938 में, और सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1949 में, ठीक है, 1949 में। ये दोनों ही बुक किससे रिलेटेड है, तो विचलन से, इनका जो सामाजिक विचलन का सिद्धांत था, इससे ये दोनों ही बुक रिलेटेड थे। फिर डेवियंस महोदय ने नॉन कॉन्फर्मिटी टू नॉर्म्स एंड पॉलिसी नामक बुक लिखी है। फिर इरविन गॉफमैन ने वी ऑल आर सोशली डेविएंट नामक बुक लिखी है, ठीक है। तो जितने भी क्रिमिनल एक्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो एनोमी कहलाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इनकी थ्योरी है जो हम लोगों ने देखा, आदर्श शून्यता, ठीक है, उसी के अंतर्गत उनकी जो थ्योरी है उसको भी हम लोग देखते हैं। एक और है उनका जो मॉर्टन का कॉन्सेप्शन है, उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे, तो उसके लिए मैं पहले इसको मिटा देती हूँ। नेक्स्ट इनकी जो थियोरी है, जिसको कि बोला जाता है मॉर्टन कॉन्सेप्शन, मॉर्टन ठीक है। इसमें जो इन्होंने अनुरूपता, आवाचार, उसके बाद जिसको कि नवाचार बोला जा रहा है, फिर विधियाँ के अंतर्गत आपका संस्कृति आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, फिर विद्रोही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आपको एग्ज़ाम में आए तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, जिसको कि आदर्श शून्यता, इसका जो मेन सिद्धांत है वो क्या है, आदर्श शून्यता, ठीक है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा था, पहला नंबर अनुकूलन, इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, अनुकूलन, जिनको कि कन्फर्मिस्ट बोला जाता है। तो मेन क्या इसका होता है, लक्ष्य क्या होता है कि
सांस्कृतिक लक्ष्य को पाना, यानी कि हमारा जो गोल है, ठीक है, लक्ष्य मतलब गोल को पाना, ठीक है, और उसके लिए जो संस्थागत साधन होते हैं, यानी कि मीन्स जो साधन होते हैं उसके संदर्भ में। तो अनुकूलन जो होता है इसमें क्या होता है कि कोई भी हमारा जैसे लक्ष्य हुआ कि हमको एग्जाम पास करना है जेट नेट का, ठीक है, तो लक्ष्य हमारा अच्छा है, पॉजिटिव लक्ष्य है, उसके लिए जिन जिन साधनों का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, बुक हुआ, क्लास हुआ, ऑनलाइन क्लास हुआ, सेल्फ स्टडी हुआ, तो ये सभी चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, अच्छी बात है, तो ये पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों ही पॉजिटिव हो गया। दूसरा उन्होंने अवाचार या नवाचार की बात करते हैं, ठीक है, अवाचार या नवाचार की बात करते हैं। ये क्या होता है कि हमारा तो लक्ष्य है, ठीक है, हमारा क्या है, लक्ष्य है यानी पॉजिटिव है, लेकिन सोसाइटी के अंतर्गत हमारे साधन नहीं है। अब आप बोलिएगा मैम सोसाइटी के अंतर्गत साधन नहीं है, मतलब क्या हुआ कि हमारा तो लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि हाँ हमको ऑफिसर बनना है, हमको टीचर बनना है, लेकिन हमारे पास मीन्स नहीं है, हमारे पास साधन नहीं है, मतलब हम बुक नहीं पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हमको कैसे बनेंगे, तो तब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नेगेटिव चीज़ों को लेना पड़ेगा, यानी कि हमको परीक्षा में तब हमको नकल करना पड़ेगा, तभी तो पास करिएगा, बिना पास किए तो कोई सरकारी बन नहीं सकता है टीचर, ठीक है। तो फिर उसके लिए क्या करेगा कि वो नेगेटिव चीज़ों को, मतलब लक्ष्य उसके पास नहीं है। तीसरा है विधियाँ, ठीक है, यानी कि संस्कारिता, ठीक है, संस्कारिता, विधियाँ या संस्कारिता जिसको कि आप बोल सकते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि मान लीजिए कोई सरकारी है, कोई अफसर बन गया, या फिर आप एग्ज़ाम पास करके टीचर बन गए हैं, ठीक है, तो जब तक आप टीचर नहीं बने तब तक तो आपके मन में है कि हम टीचर बनेंगे तो हम ये करेंगे वो करेंगे, अच्छा से बच्चा को पढ़ाएंगे, लेकिन जब बन गए हैं तो आपका जो लक्ष्य था, गोल था, वो वैसा कुछ नहीं रहा, जाके स्कूल में बैठ के पार करके आ जा रहे, ठीक है, लेकिन टीचर बनने का जो सुख सुविधा है वो सभी चीज़ आपको चाहिए। टीचर बनने के बाद जो पेमेंट है वो तो चाहिए, लेकिन हम बच्चा को हम नहीं पढ़ाएंगे, हम टाइम पास करेंगे। तो ये हो गया इसके अंतर्गत। डी नंबर हो गया जो परिवर्तन है, वह वापसी या परिवर्तन, ठीक है, तो उसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि ना हमारा कोई लक्ष्य है, ठीक है, और ना ही हमारा कोई मीन्स है। जैसे देखिएगा समाज के अंतर्गत जो मादक द्रव्य व्यसन होते हैं, जैसे शराब नशा करते हैं, तो उनका कुछ नहीं है, दिन भर सुबह से उठ के शराब पी लो, कोई नशा का चीज़ कर लो, और उसका गोल भी नहीं है, कोई साधन भी नहीं है, मीन्स भी नहीं है, उसको कुछ चाहिए ही नहीं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट जो मैंने आपको बात किया विद्रोही, ठीक है, ये विद्रोही क्या है, ठीक है, रेवेलियन क्या है, तो वो जैसे समाज के अंतर्गत जो क्रांतिकारी होते हैं, ठीक है, वो समाज में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए वो पॉजिटिव चीज़ों का भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति उनका, जैसे मान लीजिए जो हमारे क्रांतिकारी थे देश का, उनका क्या था, एक कि देश को आज़ाद कराना है, गुलाम जो बने हुए हैं अंग्रेज़ों के द्वारा जो गुलाम बना हुआ है, तो उसको आज़ाद, इसके लिए वे नेगेटिव चीज़ों को भी अपनाए हैं, तो पॉजिटिव चीज़ों, अहिंसा का रास्ता में भी गए हैं, तो हिंसा के रास्ता में गए हैं, तो उसके लिए नेगेटिव अगर साधनों का यूज़ करना पड़ा तो उसको भी किए हैं, और मान लीजिए किसी को खून खराबा करना पड़ा तो वो भी कर रहे हैं, और किसी से बात करके भी अगर सुलझाना पड़ रहा है तो वो भी कर रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है आपका आदर्श शून्यता, जिसको मैंने और आप लोगों को डिटेल्स में इसको समझा दिया। तो ये चीज़ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। फिर रॉबर्ट कइन मर्टन का एक और थ्योरी इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका मिडिल रेंज थ्योरी, मिडिल रेंज थ्योरी। इसके अंतर्गत इन्होंने पैराडाइम के 11 आयाम बताए थे। सोशल थ्योरी, सोशल स्ट्रक्चर में उन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। इसमें भी बोलते हैं कि देखिए समाज जो है, इसके अंतर्गत ऐसे बहुत सारे थिंकर्स हैं जो बड़े बड़े थिंकर हैं, कार्ल मार्क्स हो गए, मैक्स वेबर, इमैनुएल दुर्कheim, तो इन्होंने बहुत बड़े बड़े सिद्धांतों को दिया। और सोसाइटी के अंतर्गत कुछ ऐसे भी सिद्धांतकार हैं जो कि मान लीजिए जो सिद्धांत दिए हैं, या फिर कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं समाज के अंतर्गत जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है,
तो मर्टन जी बोलते हैं कि हम लोगों को ऐसे सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए, फिर ऐसे थ्योरी को फॉलो करना चाहिए वो ना तो बहुत विस्तृत हो, बहुत बड़े हैं और ना ही बहुत छोटे हैं जिसका कि अपना कोई मान्यता ही ना हो, कोई वैल्यू ही ना हो। तो इसी को बोला जाता है मिडिल रेंज थ्योरी। और ये अवधारणा किसने दी थी? तो रॉबर्ट किंग मर्टन जी ने दी थी। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।